नमस्कार। आज की क्लास में जनरल साइंस का टॉपिक रुधिर परिसंचरण तंत्र हम देखेंगे। इस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यूज जो हैं व्याख्या सहित हम हल करेंगे। ये क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान से देखिए आप। इस टॉपिक में आपका पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं या कितने चैम्बर होते हैं। तो मनुष्य का हृदय जो है इसमें कुल कक्ष पाए जाते हैं 4, या इसे हम बोलते हैं चैम्बर्स। चैम्बर्स के यदि हम नाम याद करें तो जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं या कक्ष हैं इन्हें कहते हैं हम आलिंद, और हृदय में जो नीचे कक्ष होते हैं उन्हें कहा जाता है निलय। इन 4 कक्षों में आपको दायां और बायां भाग भी ध्यान रखना है। ये जो चित्र बनाया है उसमें इस तरीके से खड़े होना है, और इधर जो आपका हाथ पड़ रहा है कौन सा, दायां, और इधर बायां, तो ये भाग इसका पड़ेगा दायां। तो इधर है दायां आलिंद, दायां निलय, और इधर वाला है बायां आलिंद और बायां निलय। यानी मनुष्य के हृदय में कुल कक्ष कितने हैं, 4, और उनके नाम क्या हैं, आलिंद और निलय। और बाकी ध्यान रखना है दाईं साइड और कौन सी, बाईं साइड। ये दायां और बायां भाग जो है एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो दायां भाग है, दाएं भाग के अंदर ऑक्सीजन रहित रक्त, या बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है वो बहता है, इसलिए इसे हम कहते हैं अशुद्ध रक्त। और इसका जो बायां भाग है इस साइड शुद्ध रक्त बहता है, जिसका रंग होता है लाल, और शुद्ध रक्त का मतलब होता है उस रक्त में क्या है, ऑक्सीजन। तो बायां भाग जो है इसमें कौन सा रक्त होता है, शुद्ध रक्त, और दाएं भाग में कौन सा है, अशुद्ध रक्त। और कुल कितने चैम्बर हैं या कितने कोष्ठक हैं, तो कुल 4 कोष्ठक जो है मनुष्य के हृदय में पाए जाते हैं। इनके नाम है आलिंद और निलय। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में कौन सी रक्त वाहिकाएं ले जाती हैं। हमने टॉपिक का नाम देखा था रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र, इस तंत्र का काम होता है परिवहन का, यानी ट्रांसपोर्ट करने का। और परिवहन का काम जो है मुख्यतः कौन कराता है, रक्त। यदि आपसे पूछा जाए हमारे शरीर में रक्त का मुख्य कार्य बताइए, तो रक्त का मुख्य काम होता है परिवहन कराना। अब परिवहन शरीर में बहुत से पदार्थों के, जैसे पोषक पदार्थ है, हार्मोन है, इन सब का परिवहन जो है कौन कराता है, रक्त। रक्त पूरे दिन शरीर में बहता रहता है। इसको बहाने के लिए पीछे एक मोटर या पंप चाहिए, और वो मोटर या पंप का काम जो है हृदय करता है। तो इसका मतलब हृदय का यदि आपसे काम पूछा जाए तो हृदय का हमारे शरीर में सिर्फ एक ही काम है, रक्त की पंपिंग करना। रक्त को पूरे दिन शरीर में बहाने का काम किसका रहता है, हृदय का। अब ये रक्त बह किस में रहा है, बंद नालिकाओं में। मनुष्य के शरीर में बंद नालिकाएं होती हैं, और उन नालिकाओं में रक्त बहता है। उन नालिकाओं का नाम है धमनी और शिराएं। इसीलिए मनुष्य का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाता है, क्योंकि रक्त जो है बंद नालिकाओं में बहता है, और नालिकाओं के नाम क्या हैं, धमनी और शिरा। तो आपने देखा पंप तो जो है हृदय, और किसको बहा रहा है, रक्त को, और बंद नालिकाओं में उनका नाम है धमनी और शिराएं। अब इसमें ध्यान रखना है, धमनी और शिराओं की परिभाषा ढंग से देखेंगे। हृदय जो है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जो रक्त ले जाती है उसे कहते हैं धमनी। हृदय से अंगों की तरफ रक्त लाने वाली रुधिर वाहिनियों को कहा जाता है धमनी, और अंगों से वापस हृदय की तरफ लाने वाली जो है उन्हें कहा जाता है शिरा। तो यहां देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा है कि हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों की ओर कौन सी रक्त वाहिका ले जाती हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कौन सी हैं, धमनियां। धमनी की परिभाषा आप कई बार गलत याद कर लेते हैं कि धमनी वो होती हैं जो शुद्ध रक्त ले जाती हैं। अब इसको भी आप देख लीजिए, ये रुधिर वाहिनियां जो हैं हृदय से अंगों की तरफ रक्त को ला रही हैं। ये रक्त ऑक्सीजन युक्त है। ऑक्सीजन युक्त रक्त का रंग लाल होता है, और इसी को हम बोलते हैं शुद्ध। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, इस शुद्ध से आप क्या समझते हैं। तो ये शुद्ध जो है यहाँ पे शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना है कि शुद्ध का मतलब है साफ रक्त बहता है। शुद्ध का मतलब है उस रक्त में क्या है, ऑक्सीजन है। ये रक्त जब अंगों के पास जाता है, रक्त अंगों को क्या पकड़ा जाता है, कोशिकाओं को ऑक्सीजन, और आते समय क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जो है शिराएं वापस किस में ला रही है, हृदय में। तो शिराओं की परिभाषा होती है कि वो रुधिर वाहिनियां जो अंग से हृदय की तरफ रक्त लाती हैं, उन रुधिर वाहिनियों को क्या कहते हैं, शिरा।
लेकिन इसकी भी आप गलत परिभाषा याद कर लेते हैं कि शिरा उन्हें कहते हैं जो अशुद्ध रक्त लाती हैं। इसमें ध्यान रखना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त ला रही है। कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त का रंग कैसा होता है? नीला। और ये रक्त जो है कैसा होता है? इसे कहा जाता है अशुद्ध रक्त। फिर यहाँ क्वेश्चन बनता है कि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, इस अशुद्ध से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ अशुद्ध का मतलब है उस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड है। अशुद्ध का मतलब ये नहीं है कि वह रक्त गंदा है। उसके बाद आगे देखेंगे, हृदय से जो रक्त है जो इसके दाएं भाग में आया है और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वो वापस किस में जाएगा? फेफड़ों में। और फेफड़ों से ये रक्त क्या लेके आएगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन वाला रक्त वापस हृदय के कौन से भाग में आएगा? बाएं भाग में। तो आपने देखा दाएं भाग से रक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त गया फेफड़ों में, और फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान हुआ और ऑक्सीजन वाला रक्त वापस हृदय में आ गया। तो यहाँ देखा कि रक्त ने जो है कितने चक्कर काटे हैं? 2 चक्कर। एक बार तो ये अंगों को ऑक्सीजन दे के आया है, हृदय के दाएं भाग में आने के बाद वापस ये फेफड़ों के पास चक्कर काट के आया, वहां से क्या लेके आया? ऑक्सीजन। तो 2 चक्कर इसने काटे हैं, इसलिए मनुष्य का परिसंचरण तंत्र जो है वो कैसा कहलाता है? दोहरा। तो एक तो आपको पता चला दोहरा है, एक रक्त बंद नालिकाओं में बह रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। आगे इसमें ध्यान रखेंगे आप, यहाँ जो रुधिर वाहिनियां हैं, क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ी है कि वो रुधिर वाहिनियां जो हृदय से अंग की तरफ ले जा रही है उसका नाम क्या रखना पड़ेगा? धमनी। तो इस रुधिर वाहिनी का नाम भी हम क्या रख रहे हैं? धमनी। लेकिन ये कैसा ले जा रही है? अशुद्ध रक्त ले जा रही है और फेफड़ों के पास ले जा रही है, तो इसे अलग नाम दिया जाता है फुफ्फुसीय धमनी। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है, वो कौन सी है? फुफ्फुसीय धमनी। वैसे ही इधर बात करेंगे, ये रुधिर वाहिनी कहलाएगी शिरा, क्योंकि ये फेफड़े से किधर की तरफ आ रही है? हृदय की तरफ। तो अंग से हृदय की तरफ आने वाली जो रुधिर वाहिनियां वो क्या कहलाती हैं? शिराएं। लेकिन ये कैसा लेके आ रही है? शुद्ध लेके आ रही है, और इसे स्पेशल नाम दिया जाता है फुफ्फुसीय शिरा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि सभी शिराएं अशुद्ध ले जाती हैं, लेकिन एकमात्र शिरा बताइए जो शुद्ध रक्त लाती है, उसका नाम है फुफ्फुसीय शिरा। तो यहाँ आपका क्वेश्चन सिंपल सा था कि हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों या भागों में कौन सी रक्त वाहिकाएं ले जाती हैं? तो कौन सी हैं? धमनियां। और धमनियों में अधिकतर शुद्ध बहता है, लेकिन एक धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रुधिर का रंग जो है लाल रंग किसके कारण होता है? तो रुधिर से संबंधित आपको फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। देखिए, रक्त जो है, रक्त का पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि रक्त है क्या? हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उनको आप अलग तरीके से, जो शरीर का संरचनात्मक संगठन है वो क्या है कि सबसे पहले कोशिका इकट्ठी होती है तो क्या बनता है? उत्तक। जब उत्तक इकट्ठे होते हैं तो उत्तक का समूह कहलाता है अंग। अंग इकट्ठे होते हैं तो कहलाता है तंत्र। और आप विभिन्न शरीर के तंत्र पढ़ते हैं, जैसे कंकाल तंत्र है, रुधिर परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, तो ये अंगों के समूह हैं, और सभी तंत्र इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? शरीर। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त इनमें से क्या है? तो इसमें ध्यान रखिए, जब रक्त का आप संगठन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। तो सबसे पहली चीज है कि रक्त क्या है? एक उत्तक है। दूसरा ध्यान रखना है, रक्त तरल रूप में है, तो ये तरल उत्तक है। तीसरा ध्यान रखेंगे, ये शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए इसे तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये कि रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक। फिर उसके बाद रक्त का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। ये हीमो शब्द जो आए वो किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित। रक्त की जो वाहिकाएं हैं जैसे कि धमनी और शिराएं, इनसे संबंधित यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसे बोलते हैं एंजियोलॉजी। इसमें ध्यान रखना, लॉजी शब्द का अर्थ होता है अध्ययन, और एंजियो शब्द किससे लिया गया है? वाहिकाओं से। धमनी और शिराओं का यदि अध्ययन कर रहे हैं तो एंजियोलॉजी। आपने शब्द सुना होगा एंजियोग्राफी, जिसमें यदि हार्ट की किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी एक जांच की जाती है जिसे बोलते हैं एंजियोग्राफी, जिसमें यह देखा जाता है कि धमनियों में कितना ब्लॉकेज आया हुआ है। तो ये एंजियो शब्द धमनी और शिराओं से संबंधित है। और यदि शब्द आए कार्डियोलॉजी, तो हृदय से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं उसे क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। तो आपने 3 शब्द सुने, कार्डियो तो हो गया हृदय से संबंधित, हृदय से संबंधित डॉक्टर जो होते हैं उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, और रक्त वाहिनियों से संबंधित है तो वो है एंजियोलॉजी। और ऐसा विज्ञान जिसमें आप रक्त का अध्ययन कर रहे हैं उसे कहा जाता है हीमेटोलॉजी।
अब पता चला रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है और रक्त के अंदर आपको मिलेगा दो घटक ज्यादा। पहला है प्लाज्मा, दूसरी है रक्त के अंदर कोशिकाएं होती हैं। जो इसका तरल भाग है प्लाज्मा वो 55% बनाता है और 45% इसके अंदर क्या होती हैं, कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं आप तीन प्रकार की पाएंगे। पहली है आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी है प्लेटलेट्स। अब यहां देखिए आप, क्या पता चला कि रक्त कोशिकाओं का समूह है, इसलिए हमने क्या कहा कि रक्त क्या है, एक प्रकार का उत्तक है। इसे अंग नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, उत्तक। अगला इसमें ध्यान रखिए, ये अलग अलग जो कोशिकाएं हैं सिर्फ सबके अलग अलग काम है। पहली वाली है आरबीसी। आरबीसी को हम लाल रुधिर कोशिका या कणिका कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर लौह तत्व पाया जाता है, आयरन पाया जाता है और इसी के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब आपको पता चला कि रक्त के अंदर आरबीसी, आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो आप क्या देखेंगे इसमें आंसर कौन सा आएगा, हीमोग्लोबिन। बाई चांस हीमोग्लोबिन नहीं दिया हुआ है तो क्या लिखा आएगा, आरबीसी या लाल रुधिर कोशिका। अगला है श्वेत रुधिर कोशिका या कणिका या व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, इनका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है इरिथ्रोसाइट। और तीसरे वाले हैं प्लेटलेट्स, जिन्हें हम रुधिर बिंबाणु भी कहते हैं या वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अब इनके मुख्य कार्य याद कीजिए। आरबीसी का मुख्य काम होता है किसका परिवहन करवाना, ऑक्सीजन का। अभी बिल्कुल शुरू में आपको बताया है कि रक्त परिसंचरण तंत्र, इस तंत्र का काम ही होता है शरीर में ट्रांसपोर्ट का, डिलीवरी का काम इसी का है। और इसमें ट्रांसपोर्ट का काम कर कौन रहा है, ब्लड, और ब्लड को पूरे दिन बहा कौन रहा है, हृदय। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो रक्त है, रक्त में भी तीन अलग अलग चीजें हैं जो अलग अलग चीजों को ले जा रही हैं। यानी आरबीसी किसका परिवहन करा रहा है, ऑक्सीजन का। इसके अलावा पोषक पदार्थ, हार्मोन वगैरह जो हैं उनका परिवहन किसमें होता है, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा में 90% तो क्या पाया जाता है, जल। यदि जल की मात्रा पूछी जाए प्लाज्मा में तो कितना है, 90%। उसके बाद आगे देखिए, ये जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं, श्वेत रुधिर कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को संक्रमण से बचाना। जब हमारे शरीर में जीवाणु विषाणु प्रवेश करते हैं और शरीर में संक्रमण होता है तो उनको खत्म करने के लिए डब्ल्यूबीसी जो है अपना काम करते हैं। इसीलिए इन्हें शरीर के रक्षक भी कहा जाता है और संक्रमण के समय इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरे जो है प्लेटलेट्स, जिनको रुधिर बिंबाणु या क्या कह रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, इनका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। तो ये मुख्य मुख्य कार्य बता दिए हैं। आरबीसी का काम ऑक्सीजन को ले जाना, डब्ल्यूबीसी का काम है रोगों के संक्रमण से बचाना और प्लेटलेट्स का जो है काम है रक्त का थक्का जमाना। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक प्रकार का वर्णक है। वर्णक उसे कहते हैं जो रंग देता है। तो मनुष्य के शरीर में लाल रंग जो है खून का, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। ऐसे ही एक आप पौधों में सुनते हो जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी एक वर्णक है जो पौधों में पाया जाता है और इस वर्णक की वजह से पौधों में पत्तों का रंग जो है वो कैसा मिलेगा आपको, हरा मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का वह घटक जो थक्का बनाने में मदद करता है। तो अभी हमने पढ़ा कि तीन घटक थे रक्त के अंदर, तीन प्रकार की कोशिकाएं थी। ये तीसरी वाली थी, इनका इंग्लिश नाम था प्लेटलेट्स, वैज्ञानिक नाम था थ्रोम्बोसाइट्स और एक हिंदी में नाम है इनका रुधिर बिंबाणु। तो इसमें बता रखा है आपको वह घटक जो थक्का जमाने में सहायक है, तो कौन सा आएगा आपका, प्लेटलेट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय जो है किस प्रकार का पंपिंग तंत्र दर्शाता है। तो एक तो क्वेश्चन इसमें ये याद रखना है कि हृदय का यदि काम पूछा जाए तो हृदय का कार्य हमारे शरीर में एक ही कार्य है, वो है रक्त की पंपिंग करना। इसके अलावा हृदय कोई काम नहीं करता है। अगला ध्यान रखना है इसमें कि हमारा परिसंचरण तंत्र कैसा है। तो अभी आपको डायग्राम में बताया था कौन सा था, द्वैध परिसंचरण तंत्र। द्वैध का मतलब ये रहा हृदय और चार कोष्ठक, इसका ये भाग है दायां भाग और ये कौन सा है, बायां भाग। बाएं भाग में कौन सा रक्त था, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त धमनियां लेके किधर की ओर जाती हैं, कोशिकाओं की तरफ। और कोशिकाओं में क्या देके आ जाता है, ये रक्त ऑक्सीजन देके आता है। ऑक्सीजन देने के बाद इस रक्त का रंग जो है कैसा हो जाता है, नीला। और नीला रक्त इधर से कौन लेके आती हैं, शिराएं। तो शिरा का काम होता है अंगों से रक्त को किधर लाना, हृदय की तरफ।
दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आ चुका है, क्योंकि कोशिका ने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड किस में डाल दी, रक्त में। और फिर इसके दाएं भाग से ये जो अशुद्ध रक्त है ये किधर जाएगा, फेफड़ों में। और फेफड़े जो हैं यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है, आपको बताया था। इसी रक्त के अंदर जो अशुद्ध आया है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, इस रक्त में ऑक्सीजन तो ऐड कर दी जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े खींच के बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ जो गैसों का विनिमय हुआ है वो फेफड़ों के अंदर हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या बताना है कि यहाँ रक्त ने कितनी बार चक्कर काटा है, 2 बार। एक बार अंगों के पास जाके आया, एक बार फेफड़े के पास जाके आया। तो मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र है वो कैसा है, दोहरा परिसंचरण तंत्र है। और भी इसमें क्वेश्चन में पूछा जाए तो बताना आपको कैसा है, बंद परिसंचरण तंत्र है। बंद क्यों है, क्योंकि रक्त इन नालिकाओं में ही बह रहा है, इनसे बाहर नहीं निकल रहा है। खाली जो पोषक पदार्थ या कुछ जो भी पदार्थ है उनका परिवहन इन दीवारों के थ्रू हो रहा है, रक्त बाहर नहीं निकलता है, इसलिए बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त को शुद्ध करने वाला प्रमुख अंग कौन सा है। इसको अभी आपको बताया था कि ऑक्सीजन वाला रक्त जो है वो कहलाता है शुद्ध। शुद्ध का मतलब साफ नहीं है। धमनी के अंदर रक्त कौन सा बह रहा है, शुद्ध रक्त, तो उसका मतलब है उसमें ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे कुछ अंग दिए जा रहे हैं, उनको देखिए। आपको अभी बताया कि फेफड़े में रक्त के अंदर क्या मिलाया गया, ऑक्सीजन मिलाई गई, और रक्त से कौन सी गैस खींच ली गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यदि पूछा जाए कि फेफड़े रक्त के लिए क्या करते हैं, तो फेफड़े जो है रक्त का ऑक्सीजनीकरण करते हैं। रक्त का रक्त का ऑक्सीजनीकरण, यानी रक्त में क्या मिला रहे हैं, ऑक्सीजन मिला रहे हैं फेफड़े, और कौन सी गैस वापस खींच रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि गुर्दे के बारे में पूछा जाए, गुर्दे के और भी नाम है, गुर्दे का इंग्लिश में नाम आएगा किडनी, साइंस में नाम है वृक्क। गुर्दे जो हैं ये रक्त की सफाई करते हैं। गुर्दे के अंदर रक्त क्षमता है, इसे कहते हैं रक्त का शुद्धिकरण। यानी रक्त की सफाई कहाँ हुई है, गुर्दे के अंदर। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी पिछले चित्र में आपने पढ़ा कि इधर से कौन सा गया, अशुद्ध रक्त, और इस साइड कौन सा आ गया, शुद्ध। तो दिमाग में ये बैठ जाती है कि फेफड़े ने सफाई कर दी है, अशुद्ध रक्त को किस में बदल दिया है, शुद्ध में। लेकिन ध्यान रखिए, अशुद्ध का मतलब उस रक्त में क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड, और शुद्ध का मतलब है उसमें क्या है, ऑक्सीजन। यानी फेफड़ों ने सिर्फ ऑक्सीजन मिलाई है, रक्त का ऑक्सीजनीकरण किया है, सफाई नहीं की है। गुर्दे के अंदर जो है रक्त की सफाई होती है। गुर्दों में जो सबसे छोटी यूनिट होती है, कोशिका होती है, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। इसे हम उत्सर्जन तंत्र में डिटेल से पढ़ते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन है, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर रक्त फिल्टर होता है, सफाई होती है। तो रक्त का शुद्धिकरण है गुर्दा, किडनी या वृक्क। इसमें और चीज भी ध्यान रखनी, यदि किसी व्यक्ति के गुर्दे खराब हो जाते हैं तो रक्त की सफाई नहीं होती, रक्त में यूरिया और पानी की मात्रा बढ़ती जाती है, तब गुर्दे का काम कराने के लिए अलग से उसका क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यदि किसी के गुर्दे खराब हो गए तो उसका क्या किया जाता है, डायलिसिस, यानी शरीर के बाहर जो है रक्त निकाल के उसकी सफाई करके साफ रक्त को वापस शरीर में दूसरी शिराओं से छोड़ा जाता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, रक्त का शुद्धिकरण किसने किया, गुर्दे ने। एक क्वेश्चन और बनता है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त बनता कहाँ है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है उस हड्डी का नाम है फीमर हड्डी, जांग की हड्डी कहलाती है। और ये फीमर है अस्थि जो है, ये फीमर अस्थि अंदर से खोखली होती है, और खोखली अस्थि में अंदर एक द्रव पाया जाता है और उस द्रव का नाम होता है बोन मैरो। बोन मैरो, और हिंदी में इसे कहा जाता है अस्थि मज्जा। तो इस अस्थि मज्जा के अंदर रक्त बनता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो या तो लिखाएगा फीमर अस्थि या लिखाएगा अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। एक और ध्यान रखना है, रक्त की मृत्यु या रक्त का नष्ट होना ये कहाँ होता है, या रक्त की कब्र किसे कहते हैं। तो एक अंग और होता है जिसका नाम है, जिसके भी 3 नाम मिलेंगे आपको, इसे हम बोलते हैं प्लीहा, एक कहा जाता है तिल्ली, एक कहा जाता है स्प्लिन। इंग्लिश वाले शब्द भी आपको याद रखने हैं क्योंकि कई बार इंग्लिश वाले शब्द को सीधा ट्रांसलेट करके इस तरीके से लिखा सकता है, स्प्लिन। तो आप ढूंढ रहे हैं प्लीहा या तिल्ली, और वहां क्या लिखा हुआ है, स्प्लिन को ही हिंदी में करके दे दिया है। तो रक्त बन तो कहाँ रहा है,
फीमर अस्थि में या अस्थि मज्जा में फेफड़े क्या कर रहे हैं, रक्त में ऑक्सीजन मिला रहे हैं, गुर्दे क्या कर रहे हैं, रक्त की सफाई। इन दो में कंफ्यूज नहीं होना है। और रक्त की कब्र जो है किसे कहा जाता है, प्लीहा, तिल्ली या स्प्लिन को, क्योंकि इसमें हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं कि जो 3 कोशिकाएं थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसमें आरबीसी का जीवन काल जो है फिक्स 120 दिन का होता है। 120 दिन की होने के बाद ये प्लीहा में जाकर खत्म हो जाती है, इसलिए इस प्लीहा को रक्त की क्या कहा जाता है, कब्र कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और इसमें ध्यान रखेंगे कि फिर हृदय क्या करता है। तो हृदय के बारे में अभी आपको बताया था, हृदय का काम होता है रक्त की पंपिंग करना। तो ये आपके 5 प्रकार के क्वेश्चन बन गए हैं। अलग अलग अंग है, रक्त की कब्र प्लीहा है, ऑक्सीजनीकरण फेफड़ा है, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, गुर्दा, रक्त का निर्माण कहाँ हो रहा है, फीमर अस्थि में, और रक्त की पंपिंग कौन कर रहा है, हृदय। अब क्वेश्चन क्या है, शुद्ध करने वाला प्रमुख अंग बताइए। तो शुद्ध करने वाला प्रमुख अंग जो है वो कहलाता है वृक्क, या उसको हम बोलेंगे गुर्दा, या इंग्लिश नाम आ सकता है किडनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ता है। यह भी हमने पढ़ा था कि रक्त के घटक में सबसे पहले डिवीजन किया था कि जो तरल भाग है उस तरल भाग को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत था, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, 55। बाकी रक्त के अंदर कोशिकाएं थी, और वो कोशिकाएं कितने प्रतिशत थी, 45। और 45 का डिवीजन किया था, 3 भागों में बांटा था। एक था आरबीसी, एक था डब्ल्यूबीसी और एक था प्लेटलेट्स। आरबीसी का मुख्य काम बताया था ऑक्सीजन का परिवहन, इसका काम बताया था रोगों के संक्रमण से बचाना यानी रोगों से लड़ना, और इसका काम था प्लेटलेट्स का थक्का जमाना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ता है। तो पहला दे रखा है प्लेटलेट्स, ये तो थक्का जमाने में सहायक है। लाल रुधिर कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन कराती हैं, और श्वेत रुधिर कोशिकाएं जो हैं ये संक्रमण से बचाती हैं। क्वेश्चन और भी बनता है कि संक्रमण के समय कौन सी कोशिकाओं की संख्या जो है शरीर में या रक्त में बढ़ जाती है, वो है डब्ल्यूबीसी या श्वेत रुधिर कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी वाहिकाएं ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में लाती हैं। ऑक्सीजन रहित रक्त की बात कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आपको वही चित्र से याद कीजिए, यहाँ बताया था कि पहले ऑक्सीजन वाला रक्त तो बाईं साइड से कौन लेके जा रही है, धमनी, और कहाँ पहुंचा दिया, कोशिकाओं में या शरीर के अंगों के पास। और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस तो कोशिका के पास चली गई, और वहां से वापस कौन सी गैस ऐड कर ली गई, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला बोल दो, या फिर कौन सा है, ऑक्सीजन रहित वाला जो रक्त है, ये ऑक्सीजन रहित वाला रक्त, ये जो वाहिका है ये किस साइड ला रही है, हृदय में ला रही है। तो हमने पढ़ा था अंग से हृदय की तरफ लाने वाली जो है उनका नाम क्या रखना होता है, शिरा। तो कौन सी वाहिकाएं ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में लाती हैं, तो कौन लाती हैं, शिराएं। ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में कई बार जल्दबाजी में आप गलत कर देते हैं। ये रहित जो है कई बार सहित पढ़ा जा सकता है, तो इसको ढंग से ध्यान रखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी वाहिकाएं ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में लाती हैं, तो कौन सी हैं, शिराएं। और इसका विपरीत क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी रुधिर वाहिकाएं ऑक्सीजन सहित रक्त को हृदय से कहाँ ले जाती हैं, अंगों की ओर ले जाती हैं। बाकी दो इधर ध्यान रखनी ही है। एक का नाम था आपको बताया था फुफ्फुसीय धमनी, और इधर थी फुफ्फुसीय शिरा। ये दोनों ही अपवाद में थी कि सभी धमनियों में शुद्ध था, लेकिन एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध था वो था फुफ्फुसीय धमनी। सभी शिराओं में कैसा था, अशुद्ध, लेकिन एकमात्र शिरा जिसमें शुद्ध था वो कौन सी थी, फुफ्फुसीय शिरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में हृदय का स्थान कहाँ होता है। तो आप बायां भाग पढ़ते हैं, लेकिन बायां नहीं है पूरा, इसमें ध्यान रखिए। हृदय का जो स्थान है वो छाती के बीच में और थोड़ा बाईं ओर होता है। स्थिति कहाँ होती है, छाती के बीच में और थोड़ा बाईं ओर। दूसरा इसमें ध्यान रखिए कि हृदय का यदि आकार पूछा जाता है तो हृदय का आकार जो है लगभग व्यक्ति की बंद मुट्ठी, जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड फिस्ट, जो है उसके बराबर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न किस अंग में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का आदान प्रदान होता है। तो आपने डायग्राम में अभी देखा था कि फेफड़ा जो है, फेफड़े के अंदर कौन सा रक्त जा रहा है, ऑक्सीजन रहित वाला, यानी उसके अंदर क्या चीज थी, कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़े के अंदर जाने के बाद हम सांस के द्वारा कौन सी गैस खींच के रख रहे हैं, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन गैस जो है रक्त में मिला दी जाती है। ऑक्सीजन गैस मिलाते ही रक्त का रंग कैसा हो जाता है, लाल, और इस रक्त को कहा जाता है शुद्ध रक्त।
और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से खींच के हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। तो गैसों का जो आदान प्रदान है वो कौन से अंग में हो रहा है? फेफड़ों में, या बोल दो रक्त का ऑक्सीजनीकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में। यहाँ पे ऑक्सीकरण नहीं बोलना है, ये जो दो शब्द हैं आपके, ऑक्सीकरण और एक होता है ऑक्सीजनीकरण, इन दोनों में फर्क है। ऑक्सीजनीकरण का मतलब है खाली रक्त में जो आरबीसी है उसको क्या पकड़ाई है? ऑक्सीजन पकड़ाई है, क्योंकि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, एचबी होता है, ये किसका परिवहन कराता है? ऑक्सीजन का। तो ये तो है ऑक्सीजनीकरण, यानी खाली ऐड किया गया है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है अभिक्रिया करना, यानी केमिकल रिएक्शन होना। जैसे कि कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण नहीं होता है, क्या होता है? ऑक्सीजनीकरण। तो किस अंग में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का आदान प्रदान होता है? तो उत्तर क्या आएगा? फेफड़ा। फेफड़े को हम हिंदी में एक नाम और देते हैं, फुफ्फुस भी कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है लंग्स कहा जाता है। और फेफड़ों से संबंधित जो भी नाम आता है उसे हिंदी में फुफ्फुसीय, या इंग्लिश में शब्द आता है पल्मोनरी। क्या शब्द आता है? पल्मोनरी। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन, फुफ्फुसीय धमनी, या इंग्लिश में दे रखा है पल्मोनरी आर्टरी, किस प्रकार का रक्त वहन करती है? तो दिमाग में रखिए, सभी प्रकार की धमनियां कैसा ले जाती हैं? शुद्ध। और ये स्पेशली कैसा ले जाती है? अशुद्ध रक्त ले जाती है। और अशुद्ध का मतलब गंदा नहीं है, अशुद्ध का मतलब है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, या बोल दीजिए उसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो पहला और दे रखा है कि ऑक्सीजन युक्त, तो नहीं, दूसरा है ऑक्सीजन रहित। तो इसमें जो रक्त है वो कैसा है? ऑक्सीजन रहित। तीसरा लिख रखा है मिश्रित। चौथा दे रखा है केवल कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वाला नहीं आएगा, इसमें कौन सा आएगा? आपका ऑक्सीजन रहित रक्त जो है ये ले जाती है। अगला है, किस प्रकार की रक्त वाहिकाएं उत्तकों के साथ सीधे गैस और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं? इसमें ध्यान रखिए, हृदय से जब धमनियां चलती हैं तो यहाँ महाधमनी होती है, और महाधमनी की जो दीवार है वो बहुत मोटी होती है। धमनियों की दीवारें वैसे ही मोटी होती हैं क्योंकि धमनी के ऊपर रक्त का जो प्रेशर होता है वो दाब बहुत ज्यादा होता है। तो प्राकृतिक रूप से ही इनकी दीवारें कैसी बना रखी है? मोटी और पेशियां हैं, ताकि रुधिर दाब को ये सहन कर सकें और ये इतनी जल्दी फटे नहीं। और इनकी अपेक्षा यदि हम शिराओं की बात करें, इधर शिराओं की यदि बात करोगे तो शिराओं में जो है दीवारें हैं वो कैसी होती हैं? पतली और लचीली, क्योंकि यहां से यहां तक रक्त को आते आते इसका प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रुधिर का दाब कम होने से इनकी दीवारों के फटने का डर नहीं रहता है। अब महाधमनियों से चला रक्त किसमें? धमनियों में। और धमनियों के बाद भी धमनी की दीवारें भी मोटी हैं, और यहाँ यदि कोशिका और उत्तक जो है यहाँ पे आके ये धमनियां और पतली पतली नालिकाओं में फट जाती हैं, और ये पतली नालिकाएं जो हैं इनकी दीवारें पतली होती हैं, यहाँ से गैसों का, पोषक तत्वों का आदान प्रदान जो है कोशिका और उत्तक में होता है, और उसके बाद यही नालिकाएं वापस जुड़ के क्या बना देती हैं? शिरा बना देती हैं। अब ये जो पतली नालिकाएं हैं इनका नाम है, इन्हें कहा जाता है केशिका। केशिका, या इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरीज। तो जो वास्तव में आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? केशिकाओं द्वारा, क्योंकि धमनी और शिराओं की दीवार कैसी होती है? मोटी। तो यहाँ से जो है ये डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। अगला देखिए इसमें, तो इसका उत्तर आएगा आपका केशिका। क्वेश्चन देख लीजिए, किस प्रकार की रक्त वाहिकाएं उत्तकों के साथ सीधे गैसों और पोषक तत्वों का क्या करती हैं? आदान प्रदान करती हैं। रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अब इस रक्तचाप से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए, रक्तचाप को हम रुधिर दाब, या इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी बीपी। अब ये रक्तचाप या रुधिर दाब की पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है कि रुधिर दाब किसे कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है, आपको बताना है रुधिर द्वारा लगाया गया दाब। अब रुधिर द्वारा कहाँ लगाया गया? रुधिर द्वारा धमनी की दीवार पर लगाया गया दाब। दीवार पर लगाया गया दाब, लेकिन किसकी दीवार पर? धमनी की, शिराओं की नहीं। क्योंकि इसमें ध्यान रखना है, अभी आपको डायग्राम में बताया था कि धमनी के ऊपर रक्त का दाब क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि जो ये पंपिंग यंत्र है कौन सा? हृदय। इस हृदय से निकलते ही रक्त किसमें जा रहा है? धमनियों में। दूरी कम है तो यहाँ पे रक्त का प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो धमनियों में बहुत आसानी से रक्त का प्रेशर फील हो पाता है, इसलिए जो रक्तचाप नापा जाता है वो किससे नापते हैं? धमनियों से। दूसरा, इसमें
शिराओं तक जाते जाते रक्त का प्रेशर कम हो रहा है तो फील ही नहीं हो पाती। इसमें आप देखिए, आपको हाथ पैर में जो ऊपर नीले या हरे रंग की नसें दिख रही हैं वो सारे आपके शरीर में क्या हैं, शिराएं हैं, और इन पे आपको रक्त का दाब जो है वो महसूस नहीं होगा। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, रुधिर दाब मनुष्य का नॉर्मल कितना होता है, तो वो लिखा जाता है 120/80 mmHg, 120/80 mmHg। अब ये दोनों नाप आने चाहिए, 120 भी और 80 भी। ये क्या चीज है, हृदय में जब हृदय रक्त की पंपिंग कर रहा है तो उसमें दो स्टेप होते हैं। एक बार तो ये संकुचित होता है यानी पिचकता है, तो उस अवस्था को हम बोलते हैं संकुचन, संकुचन अवस्था। दूसरा अपना उसी साइज में वापस आता है, बड़ा नहीं होता है, संकुचन और अनुशिथिलन। जो दूसरी स्थिति है उसे कहा जाता है अनुशिथिलन। संकुचन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टोल और इसे कहा जाता है डायस्टोल। जब हृदय संकुचित होकर रक्त इसमें डालता है तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा आता है, कितना आ रहा है 120, और जब इसमें अनुशिथिलन हो रहा है तब ब्लड का प्रेशर कितना आ रहा है 80। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य का नॉर्मल बीपी कितना होता है, तो नॉर्मल बीपी आपको ध्यान रखना है कितना मिलेगा, 120/80। या फिर क्वेश्चन को और डीप कर दिया कि सिस्टोलिक प्रेशर बताओ या संकुचन वाला प्रेशर बताओ, तो संकुचन वाला तो कितना है 120, जब हृदय संकुचित होकर रक्त को धमनियों में डाल रहा है। दूसरा पूछा जाता है कि डायस्टोलिक प्रेशर बताओ तो कितना है 80, यानी दोनों रीडिंग आनी चाहिए, 120 भी आना चाहिए और 80 भी। बाकी ध्यान रखिए, रुधिर दाब जो है किस यंत्र से नापा जाता है, तो जो यंत्र है उसका नाम है स्पिग्नोमैनोमीटर। इस स्पिग्नोमैनोमीटर में पारा भरा हुआ होता है, और ये जो पारा है इस मीटर में कितना ऊपर चढ़ता है, कितने मिलीमीटर चढ़ा है, उसी के लिए क्या लिखा है mmHg, क्योंकि Hg जो है वो किसका संकेत है, पारे का। पारा जो है इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मरकरी। तो इसमें ध्यान रखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बने। सबसे पहले रुधिर दाब किसके द्वारा नापा जा रहा है, धमनी द्वारा। यह रुधिर दाब होता क्या है, धमनी की दीवारों पे लगाया गया दाब क्या कहलाता है, रुधिर दाब। नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80 mmHg। नॉर्मल बीपी में भी अपन ने दो टुकड़े किए। सबसे पहले संकुचन वाला जो प्रेशर है वो कितना है 120, अनुशीतलन वाला कितना है 80। ब्लड प्रेशर या फिर बोल दो रक्तचाप को मापने का जो यंत्र है वो कौन सा है, स्पिग्नोमैनोमीटर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नाड़ी द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है। आप देखते होगे यहाँ पे हाथ लगा के नाड़ी द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है, तो नाड़ी में भी यहाँ पे एक धमनी होती है हाथ के अंदर, और उस धमनी का नाम होता है हाथ में यहाँ, जिसका नाम है रेडियल धमनी। क्या नाम है, रेडियल धमनी। और इस रेडियल धमनी से ब्लड प्रेशर महसूस नहीं होता है कि 120 है या 80 है। इस रेडियल धमनी से हमें हृदय की धड़कन महसूस होती है, क्योंकि हृदय कितनी बार संकुचित अनुशिथिलन हो रहा है उतनी ही बार इस धमनी में भी ये फूलती है और संकुचित होती है। तो इस धमनी में ये काउंटिंग की जाती है। तो हृदय धड़कन की दर जो है, हृदय धड़कन की दर, और दर होता है 1 मिनट में 72 बार। ये किससे काउंट करते हैं, ये रेडियल धमनी से काउंट करते हैं या नाड़ी देख के काउंट किया जाता है। और यहाँ ध्यान रखना है आपको कि ब्लड का जो प्रेशर है वो किस यंत्र से किया जा रहा है, स्पिग्नोमैनोमीटर से। और बीपी नापने के लिए आपने देखा होगा हाथ पे यहाँ पट्टा बांधा जाता है स्पिग्नोमैनोमीटर का, तो हाथ में यहाँ एक धमनी होती है, और उस धमनी का कोनी के पास में उस धमनी का नाम है ब्रेकियल धमनी। कौन सी धमनी है, ब्रेकियल धमनी। तो दो प्रकार की धमनी, बीपी नापने के लिए तो ब्रेकियल, और नाड़ी देखने के लिए जो कलाई में धमनी है उसका नाम है रेडियल धमनी। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। ब्लड प्रेशर अलग चीज है, और हृदय धड़कन की दर जो है, दर का मतलब 1 मिनट में हृदय की धड़कन कितनी बार होती है, 72 बार। और एक धड़कन के अंदर एक संकुचन और एक अनुशिथिलन दोनों आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य मनुष्य का औसत रक्तचाप क्या होता है। तो सामान्य मनुष्य का औसत रक्तचाप अभी हमने देखा है 120/80 mmHg। रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, रक्त के जब घटक पड़े तो प्लाज्मा, और इस साइड कौन सी थी, कोशिकाएं। 3 प्रकार की कोशिका थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीनों के मुख्य कार्य थे। आरबीसी का काम क्या था, ऑक्सीजन को ले जाना, और उस आरबीसी में भी एक वर्णक था जिसका नाम था हीमोग्लोबिन, उसका काम था, मुख्य काम ऑक्सीजन ले जाना। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कौन सा दे रखा है, हीमोग्लोबिन। बाकी हमने देखे थे श्वेत रुधिर कोशिकाओं का काम होता है रोगों के संक्रमण से लड़ना।
प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का जमाना, प्लाज्मा का काम होता है एंटीबॉडीज को रखना, इसके अलावा बाकी जितने भी पदार्थ हैं उन सबका परिवहन करवाना। किसके द्वारा रक्त को एक ही दिशा में प्रवाह सुनिश्चित होता है? इसमें ध्यान रखिए, ये शब्द ध्यान रखेंगे, वाल्व या कपाट। अब आपको चित्र बना के बार बार बताया जा रहा है कि रक्त जो है वो किस साइड से आ रहा है, बाईं साइड से, फिर अंगों के पास जा रहा है, फिर दाईं साइड में आ रहा है, फिर यहाँ से दाईं साइड से किधर जा रहा है, फेफड़ों में, फेफड़ों से जाके वापस किधर आ रहा है, इसके बाईं साइड में। ये रक्त का फ्लो जो है दिशा एक ही बन रही है, उल्टा नहीं बह रहा कभी भी, ये उल्टा नहीं बह रहा। उसके लिए प्राकृतिक रूप से इसमें कई सिस्टम लगा रखे हैं, वो है वाल्व, जिसे हम बोलते हैं वाल्व या कपाट। हृदय में भी वाल्व पाए जाते हैं। हृदय में यदि देखेंगे, ऊपर वाले कोष्ठक का नाम आपको बताया था आलिंद, और नीचे वाले कोष्ठक का नाम था निलय। आलिंद से रक्त निलय में आता रहता है ग्रेविटी के कारण, लेकिन जब हृदय संकुचित होता है तो संकुचित के समय हो सकता है रक्त निलय से वापस किस में चला जाए, आलिंद में। तो यहाँ पे आलिंद और निलय के बीच में वाल्व लगे हुए हैं, कपाट। यहाँ पे जो इसका दायां भाग है उसमें त्रिवलन कपाट है, बाएं भाग में द्विवलन कपाट है। इन कपाट का मेन काम यही होता है कि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो ना हो, निलय से वापस किस में ना चला जाए, आलिंद में ना चला जाए, और रक्त की दिशा एक ही बनी रहे। सेम केस आपको यहाँ मिलेगा। ये जो रुधिर वाहिनियां हैं, इधर तो हैं धमनियां, और अभी हमने पढ़ा था कि धमनियों में रक्त का प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा। तो प्रेशर से कोई चीज बहती है तो उसके उल्टे बहने की संभावना कम होती है। लेकिन यहाँ जो है शिराएं, शिराओं में रक्त का प्रेशर कम होता है, तो शिराओं में डर रहता है कि रक्त जो है एक बार तो ऐसे जा रहा था और वापस उल्टा बह जाए। तो उसके लिए इन शिराओं के अंदर क्या लगे होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट लगे हुए होते हैं, और जैसे ही ये रक्त वापस बहने की कोशिश करता है, ये कपाट भर जाते हैं और ये बंद कर देते हैं। इस तरीके से रास्ता जो है इनका बंद हो जाता है, यानी रक्त उल्टा नहीं बह सकता इसमें। यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक दिशा में फ्लो बनाए रखा है रक्त का। तो ये शब्द याद रखेंगे, वाल्व या कपाट, ये दोनों जगह हैं, हृदय में भी हैं और किसमें है, शिराओं में भी हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी रुधिर वाहिकाओं में कपाट पाए जाते हैं। तो धमनियों में कपाट नहीं होते, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि धमनियों में रक्त का प्रेशर पहले ही ज्यादा होता है, और बहुत प्रेशर से यदि रक्त फ्लो होगा तो उल्टा बहने की संभावना कम होती है। शिराओं में जो है रक्त का प्रेशर कम होता है तो उल्टा बहने की संभावना रहती है, इसलिए वहां अर्धचंद्राकार जो है आकृति के कपाट लगे हुए हैं, ताकि एक ही दिशा में रक्त का जो है प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। और दूसरा ध्यान रखना है आपको कि हृदय जो है इसमें भी क्या पाए जाते हैं, कपाट। दाएं भाग में तो ट्राइकस्पिड वॉल है, और जिसे बोलते हैं त्रिवलन कपाट, और इधर कौन से हैं, द्विवलन कपाट हैं। अगला है हृदय का वह भाग जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पंप करता है। तो अभी देखिए, ये बताया था ऊपर वाले कोष्ठक कहला रहे हैं आलिंद, और नीचे वाले कौन से हैं, निलय। और यहाँ से निलय से जो रक्त है वो किस साइड जा रहा है, शुद्ध रक्त अंगों की तरफ जा रहा है। अब ये कौन सा निलय है, दायां और बायां, तो ये चित्र याद रखेंगे। तो ऐसे आपको चित्र के सामने खड़े होना, ये कौन सा भाग है आपका, बायां। तो बाएं निलय से जो कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त शरीर के सभी अंगों में जाता है। हृदय का वह भाग जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पंप करता है। तो पहली साइड तो बाईं साइड, और बाएं में भी कौन सी, नीचे वाला कोष्ठक जिसे हम क्या बोलते हैं, निलय। तो ये आपके रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको व्याख्या सहित आपको हल करवाया गया है। आगे ऐसे ही और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लासें लगेंगी। धन्यवाद।